भारत का जैसा नेता होना चाहिए वैसा नेता मिला, और नेहरू को जैसी जनता मिलनी चाहिए वैसी जनता उनके मिली। ये इतिहास का एक अखंड सत्य है। वाजपेयी जी ने एक उनके बाद भाषण दिया था संसद में। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अरे बाप रे बाप, कविता है वो उस भाषण ने मेरी निगाह में वाजपेयी को इतना ऊंचा उठा दिया। वाह वाह वाह, वैसा भाषण जो आदमी दे सकता था वो बड़ा आदमी था। क्या भाषण है वो तो शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी की बेस्ट कविता है। वो भाषण हमने सुना है। आज़ादी मिलने के बाद का जो दौर था, पहला दौर आया है लोकगीतों का, फिर प्रोग्रेसिव प्रगतिशीलता का बहुत तगड़ा दौर आया। उस समय के वो राज कपूर और ये महबूब, सब सारी फिल्में जो बनी हैं वो लगता था जैसे कि प्रगतिशील लेखक संघ, कैफी आदमी, मजाज, मखदूम, ये सब उस समय के फिल्म में बहुत काम किया इन लोगों ने। जबकि जो हीरो हमेशा गरीब होता था और विलेन हमेशा रईस होता था। और गाने उस समय के जो हैं बड़े प्रोग्रेसिव गाने हैं, म्यूजिक बहुत अच्छा है उस समय। वो दौर बड़ा अजीब है उस समय का। ए.वी. रैजर शायर, वो बहुत बड़े शायर थे, और वो ऐसे शायर थे कि लड़े थे इलेक्शन में तो हाईएस्ट टॉप रिकॉर्ड पर था। अच्छा। जितने वोट मखदूम को मिले हैं उतने वोट किसी को नहीं मिले आज तक तेलंगाना में। 21 डॉक्यूमेंट्री ये बना चुके हैं। बहुत बढ़िया काम किया है, वाह, तबीयत खुश कर दिया आपने। और 100 जो है ऐसे लोगों पे, प्रगतिशील लोगों पे 100 डॉक्यूमेंट्री बना। वाह वाह, मखदूम का तो जवाब नहीं। जाहिद खान वो लिखते हैं स्क्रिप्ट। अच्छा अच्छा, वो मध्य प्रदेश वाले ना। हाँ, एक शेर है मखदूम का, आपको सुना रहा हूँ। खिलवते रंगी में भी दस्ता है यूं दुनिया का हाल, जैसे पीते वक्त भूखे बाल बच्चों का ख्याल। मखदूम का है, और ये उन्हीं का 23 कौर भी चमकाओ कुछ रात कटे। और ये जो है चमेली के मडवे चले जी, जी, जी। उसको भी गाते खुद थे, उसका ट्यून होने का। क्या बात है। मखदूम के लड़के भी जिंदा थे, हैं कि नहीं है? एक है, एक की डेथ हो गई। अच्छा, एक से राज बहादुर गौर थे वही के, तो वो ले गए थे मुझे मखदूम। पंडित नेहरू के बारे में जब आज आप देखते हैं, हाँ हाँ, तो क्या क्या चीजें याद आती हैं? कौन कौन से प्रसंग? जो देखिए ऐसा है, मैं ये नहीं जानता कि ये विशेषता भारतवर्ष की ही है या ये हिंदी समाज की ही है, मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज मुझे अजीब दिखाई पड़ती है। इस स्वतंत्रता आंदोलन को हमेशा मैं भक्ति आंदोलन से जोड़ता हूँ, तो ये आज तक मेरे लिए ये रहस्य रोमांच है। अब तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन अगर समय मिलता तो करता, मैं इस पर रिसर्च करता कि भक्ति आंदोलन का प्रचार किस प्रक्रिया से हुआ। वो इस सिलसिले में ये नेहरू वाला सवाल से ऐसे मुझे याद आता है, इसका याद आया कि मैं 1931 ईस्वी में पैदा हुआ और 1934-35 में होश हवास मुझे आने लगा। और 1935 में अखबार तो गांव में मेरे एक ही आता था, हिंदी का आज, बनारस वाला। सब लोग पढ़ते थे उसे। लेकिन ये नेहरू और गांधी का नाम अखबारों में तो आता ही था। मेरी माँ और मेरी नानी जो गीत गाती थी उसमें गांधी, नेहरू और भगत सिंह का नाम होता था। तो मैं ये कह रहा था कि ये वो कौन सी प्रक्रिया है जो बिजली की तार की तरीके से, आज तो कम्युनिकेशन कितने साधन हैं,
वो गांव गांव में गली गली में कैसे फैल गया था। तो इससे मुझे कुछ सूत्र मिलता था कि शायद भक्ति आंदोलन इसी तरीके से फैला होगा। ये जो मेले हैं, ठेले हैं, त्योहार हैं, पर्व हैं, वो ये करते थे कि जो एकादशी होती है ना, तो घोर सांस्कारिक पर्व है एकादशी। उस एकादशी में भी गांधी नेहरू पता है कैसे जुड़ गए थे। वो कौन सा एक अल्केमी है जिसमें हिंदुस्तान का पिछड़े से पिछड़ा आदमी, यानी हमारे यहाँ जो बहादुर मोची थे जिनको कोई नहीं छूता, वो भी जो गांधी जी का नाम लेते थे, सारे अपनी जो ऊपर के विषमताएं हैं, असंगतियां हैं, भेदभाव, उनको दूर करके करते हैं। ये वो कौन सी प्रक्रिया है, ये मैं आज तक नहीं जान पाया, लेकिन ये मुझे बहुत ध्यान आकृष्ट करती है। तो बचपन में रहा हूँगा 4-5 साल का, तो गाना मेरी माँ गाती थी, अशिक्षित थी। कहीं टूटे न चरखे के तार, चरखवा चालू रहे, और उसमें आता था कि अब देखो वही कि गांधी जी दुल्हा बने हैं और सहीवाला जानते हैं ना, सहीवाला जवाहरलाल, चरखवा चालू रहे। और उसमें यह है कि लॉर्ड अरविंद करें सरकार दुल्हन बनी और लॉर्ड अरविंद करें मनोहार। तो वो लॉर्ड इरविन जो थे, उनको गांव में लॉर्ड में अरबों लाट जो हैं वो मनोहार कर रहे हैं, दुल्हा को मना रहे हैं कि बाकी खाए लो। तो ये जो है नेहरू का नाम, गांधी का नाम, वो गांव गांव में छोटे बड़े सब लोग लेते थे। मेरे घर की बगल में एक कसेरन रहती थी, कसेरिन दाई। तो कसेर थे वो आदमी, तो कसेर जानते होंगे, कासा बनाने वाले, जैसे ठठेर होते हैं पीतल बनाने, लहेर होते हैं, लाख बनाने वाले हमारे गांव में थे। तो ऐसे कसेरिन दाई थी। कसेरिन दाई के यहाँ मेरा पालन पोषण वहीं हुआ, उनके यहाँ ही हुआ बचपन से ही। उसका एक कारण था कि मेरा छोटा भाई जब मैं 2 साल का था तभी आ गया था, तो मुझे माँ अपने बात नहीं रख के वहीं मैं करूँ। तो उनके यहाँ अब वो तो बिल्कुल अपढ़ थे, अनपढ़ थे, उनको किसी से कोई मतलब नहीं कसेरिन दाई को। लेकिन जहाँ अलाव बैठ करके हम तापते थे, वहाँ ऊपर एक गांधी जी की फोटो लगी होती थी। वो इस मुद्रा में गांधी जी की फोटो लगी होती थी, और वो कसेरिन दाई हम तक कहते थे कि गांधी बाबा हैं। और वो ये कहती थी कि नेहरू सरकार उनको पकड़ लेती है, लेकिन ये जेल से बाहर निकल आते हैं। और ये कपास, अमनिया जो नीम का पेड़ है, उस पर इस बार कपास हुआ है, क्योंकि वो खादी कपास होता है। तो इस तरीके से पता नहीं कितने मिथ, कितनी किंवदंतियाँ, लेकिन वो जो मिथ और किंवदंतियाँ होती हैं, वो किताबी ढंग से जैसे उनका अध्ययन होता है वैसा नहीं होता। वो रियल स्टोरी से ज़्यादा रियल और ज़्यादा प्रभावशाली होती हैं। जितना प्रभावशाली मिथक होते हैं, उतना प्रभावशाली दैनंदिन घटनाएं सचमुच की नहीं होती हैं। तो हमारे गांव में उन दिनों में, और मेरा गांव तो आप ये समझिए कि करीब 50-100 मील के आसपास कोई ट्रेन ही नहीं थी। 4 महीने तक वो बंद रहता था मेरा गांव, नदी नाले भंवरे आ जाते थे, सब कोई जावता होता नहीं था। लेकिन तब भी वहाँ इतना असर था गांधी और नेहरू के प्रभाव का। और गांव में आर्य समाज तो था, और एक व्यक्ति भी थे जो कांग्रेसी थे, झंडा लेकर चलते थे। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी, वो जो झंडा लेकर चलते थे, बारी थे पान बनाने वाले, उनको ये साधु लोग मारते थे। जब वो कांग्रेस का झंडा लेकर चलते थे, तो हमने देखा कि वो नागा आए हुए थे, नागा बाबा। उन्होंने जैसा देखा कि वो कांग्रेस के लेकर जा रहा है, तो उसको मारते थे।
लेकिन इसके बावजूद जनता जो थी वो भीड़ होती थी, कांग्रेस का सुनते थे, करते थे, डरते भी लोग थे, लेकिन वो आते जाते थे। और ये तो इस तरीके से गांधी और नेहरू का तो मैंने जब होश संभाला तभी से उनका नाम था 1925 से। अब गांधी के जो किंवदंतियां हैं और वह है, उनका तो कोई अंत नहीं है। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी गांधी में, गांधी का अहिंसक रूप और जितना बड़ा अहिंसक रूप उतना ही बड़ा निर्भीक रूप। जी। ये इन दोनों का ऐसा, यानी उनकी अहिंसा और उनकी निर्भीकता दोनों, कौन सा अंश ज्यादा था गांधी में, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक और तो था कि गांधी जी, इसे उनका जो अहिंसक रूप था, उनकी जो पोशाक थी, वो उनको संतों से मिलाती थी। देखिए एक बहुत बड़ी ये स्ट्रेटजी भी हो सकती है, लेकिन ये स्ट्रेटजी से नहीं आ सकती। ये उर्दू में से इल्हाम कहते हैं, एक स्वतः अंदर की जो प्रेरणा नहीं कही, उसकी जो एक आत्म चेतना होती है, जो अपने आप ही गांधी किस तरीके से संतों की बिरादरी में आते थे, वैसे कपड़ा, वैसे खाना पीना, वैसे रहना, वैसे बोलना, वैसे अहिंसा, वैसे निर्भीकता। तो गांधी इस तरीके से व्यक्ति सीधे, अच्छा, और आंदोलन, डरना किसी से नहीं। सच्चा गुरु जो शाहन का शाह सबसे बड़ा है, वो भी वही, और जो सामने शासन है उसका विरोध और उसकी गुलामी, बिल्कुल संतों का आप देखते हैं गांधी का। लेकिन अब वो गांधी के बारे में जो वो किंवदंतियां जो थीं वो तो थीं नेहरू के बारे में, लेकिन कुछ उनके जीवन की ऐसी घटनाएं भी थीं। सबके बारे में सब तरह की किंवदंतियां नहीं बन सकती। उन किंवदंतियों की भी एक वास्तविकता होती। जैसे ये कि गांधी जी राजपंजम से मिलने गए तो राजपंजम ने पूछा कि मिस्टर गांधी, आर यू एडिकेटली ड्रेस्ड? तो ये सही घटना है। तो गांधी जी ने कहा कि योर एक्सेलेंसी हैज क्लास ऑन हिमसेल्फ enough for 4-5 इंडियंस। एक आदमी एक थप्पड़ मारो तो गांधी जी बेहोश हो जाते, पिटाई भी हुई उनकी, ऐसी बात तो नहीं है। लेकिन राजपंजम से ऐसी बात, एक घटना जो सुनाऊंगा मैं गांधी जी के जीवन की, जो कम लोग जानते हैं, मुझे द्विवेदी जी ने सुनाई है, गुरुआचार्य ने द्विवेदी ने सुनाई है कि ये ज़माना होगा 1916-17 का। गांधी जी साउथ अफ्रीका से, ये वही समय में सन ईस्वी मेरे ख्याल से में होनी चाहिए, लेकिन उसमें कुछ अंतर भी हो सकता है, ठीक। साउथ अफ्रीका में काम करके यश कमा चुके थे, इंडिया आए थे, और उस समय जो बड़े नेता थे इंडिया के, वो सर तेज बहादुर सप्रू और लाला लाजपत राय, ये लोग थे। गांधी थे लेकिन नए थे, और चरखा काटते थे। तो कलकत्ता से उन दिनों था, मेरे ख्याल से ही लॉर्ड था, कौन लॉर्ड मिंटो था या कौन था, लॉर्ड इरविन था, कौन था, वो चला। और ये था कि यहाँ दिल्ली में बैठ करके लोग बातचीत करेंगे उससे, कार्डियल एटमॉस्फेयर में उस समय कहा जाता था। सर तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय और भी लोग हैं, गांधी भी उसमें रहेंगे, लेकिन गांधी उसमें नेता नहीं थे। इन सबके साथ बैठते थे गांधी जी। जब वो चला वहां से
तो रास्ते में किसी ने बम रख दिया। तो उसको खबर मिल गई कि बम रखा गया है और वो हट करके आया। इन लोगों को नहीं था तब तक पता कि बम रख दिया गया है, जो इकट्ठा हुए थे बातचीत करने के लिए। तो वो तो गुस्से में चूर, और ये सब लोग बैठे हुए सर तेज बहादुर सब वगैरह जो एक एक लीगल माइंड थे, वकील बड़े बड़े लोग सब थे, और पॉइंट निकाले थे कि ये पॉइंट लगेगा तो ये पॉइंट लगेगा, अपने भी वर्ष तक लड़ेंगे, क्या नहीं करेंगे डोमिनियन स्टेटस पाने के लिए। और वो गुस्से में चूर। तो बताते हैं कि उसने आते ही कहा कि नाउ व्हाट यू हैव टू से, यू इंडियंस, यू इनवाइट मी फॉर टॉक and you explode bombs. Now what you have to say? बोला। तो कैसे इन लोगों ने जब देखा उसका एक तेवर, ये तो समझते थे कि प्रेजेंटेज होंगी बात, और सब चुप, और बार बार बोले व्हाट यू हैव टू से, यू इंडियंस चीट फलाना ढमाका फराड। तो जब उसने 3-4 बार कहा ये और कोई नहीं बोला, तो गांधी जी पीछे बैठे थे, चरखा चला रहे थे। चरखा चलाते हुए बोले, लॉर्ड इरविन, यू हैव टू से व्हेन यू आर गोइंग टू क्विट इंडिया, यू आर ऑक्युपाइंग इंडिया इलीगली, यू हैव टू क्विट, यू हैव टू गो, यू हैव टू से व्हेन यू आर लिविंग इंडिया। तो बताते हैं कि जब गांधी ये बोले तो वो अपने डाउन पर आया। तो जब मीटिंग खत्म हुई इसके बाद, तो ये बड़े 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 लीगल माइंड से उन सब ने कहा कि गांधी समझ गया कि यू आर मैन ऑफ डेस्टिनी, हम मैन ऑफ डेस्टिनी नहीं हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो हर देश में होगी, हमारे देश में भी थी, तो हमारे देश की ये एक भक्ति परंपरा से जुड़ती है, और ये अकारण नहीं है, ये अकारण नहीं। गांधी अपने मन से सहज थे, ये सहज रूप से उनके अंदर ये अहिंसा और सब कुछ सच बोलना, अपनी जो सब जानते हैं जो एक सेक्सुअल जो हैबिट्स हैं, या जो किस तरीके से अपने वाइफ के बारे में कहा कि शी वाज नेवर एब्सेंट इन माय माइंड, और जब उनके पिता, इतनी सच्ची बात नहीं, कन्फेशंस, सच्ची बात बोलना और इतने सहज रूप में रहना, तो और ये निर्भीकता। अब ये निर्भीकता कहने में तो बड़ी आसान है, लेकिन 30 जनवरी को जो हुआ वो, मैं ये कहूँगा कि वो होना ही था। उसका एक तर्क है, मैं नहीं जानता कि उस तर्क को यहाँ, लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो मेरे मन में इन दिनों बहुत कौंध रही है कि जब कोई आदमी हिंसा को रोकने की कोशिश करता है जी। तो हिंसक बहुत नाराज हो जाते हैं। मुझे और ऐसे नहीं है ये, आपको याद है कि 62 के आसपास वो कैनेडी था प्रेसिडेंट, ये हो गया था कि अब लड़ाई, और यहाँ से सोवियत यूनियन से भी एक लैस न्यूक्लियर से चल गया था क्यूबा की हेल्प करने के लिए, और क्यूबा कम्युनिस्ट हो गया था। और कैनेडी ने कहा था कि हम आने नहीं देंगे, हम बम से उड़ा देंगे जो आएगा वो, और यहाँ से चल चुका जहाज, हो गया। उस समय बताते हैं कि ठीक 12 बजे रात को कैनेडी को राय दी गई, वो जो उनका है वार वाला है, उसका नाम मैं बोल रहा हूँ,
कि 1 घंटे के समय में बिना किसी को कहे हुए और उड़ा दिया जाए क्रेमलिन, सोवियत यूनियन के जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, बताया न जाए, और हम हमेशा के लिए विजय प्राप्त कर लेंगे। बताते हैं केनेडी नहीं माना, घटना बिल्कुल नहीं। और ये आज तक पता नहीं चला कि केनेडी को कैसे मारा गया। अपने यहाँ ये देखिए, ये कारगिल लड़ाई जब हो रही थी तो कारगिल लड़ाई में पाकिस्तानी पीछे हट रहे थे। एक आवाज उठी थी कि अब लाहौर तक पहुंच जाना है, ले लेना है। अटल जी का नो। उसके बाद अटल जी का सारा चमक ही खत्म कर दिया गया, पता नहीं क्या हुआ। नवाबजादा लियाकत अली खान नेहरू पैक्ट हुआ यहाँ। नवाबजादा लियाकत पैक्ट जाने के कुछ देर बाद मार डाला गया, पता नहीं था किसने मार डाला उसको। क्योंकि ये जो लड़ाइयाँ होती हैं, इन लड़ाइयों में लड़ाई करने वालों को हथियारों के दाम, ये मार्केट इतने ज़्यादा हो जाते हैं। हमें तो लगता है कि विश्व युद्ध, लेकिन विश्व युद्ध में कितना, और उस समय में पूरा देश में जोश आता है कि खरीदो माल। उस समय अगर कोई कह दे कि खरीदा महंगा है तो उसको राष्ट्रद्रोही के मार डालेंगे लोग। तो ये अजीब होता है कि जो शांति की बात करता है वो जरूर मारा जाता है। गणेश शंकर विद्यार्थी सब जगह मारे जाएंगे। और वो मुसलमान फिर शांति बात कहेंगे तो ही मार दिए जाएंगे। गांधी, सब दुनिया भर में सब लोग ये मारे गए, से किए गए। इन सब के ऊपर गांधी का जो सबसे बड़ी शक्ति है गांधी की, वो गांधी की शक्ति है। अगर आपने कभी वो एक फोटो देखी हो गांधी की, एक बच्चे को खिलाते हुए, और ऐसा लगता है कि गांधी अपना मुंह उसकी नाक में घुसेड़ देंगे, वो गांधी जो है असली गांधी, असली मनुष्य वो है। उसके सामने सब फेल है, कहीं कुछ नहीं होता है कहीं। तो ये, और अब एक चीज और मैं गांधी के बारे में कहूँ दूं कि सब देश के लिए, हर देश के लिए शताब्दियों में एक ऐसा नेता पैदा होता है। अब कई सदियों तक इंडिया को और किसी नेता की जरूरत नहीं है। चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चीन के लिए माओ नेता है। अब वो कोई दूसरा नेता वो नहीं पैदा होगा, वो वही रहेगा। अपने युग का एक नेता होता है, वो हमारे युग के नेता गांधी से। अब हमें नए नेता की जरूरत नहीं है, बल्कि गांधी ही हमारे नेता हैं, और इन्हीं पर हमें इन्हें चले तो बड़ी गनीमत है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो गांधी का तो व्यक्तित्व ऐसा है। अब नेहरू जी की दूसरी बात है। अब कहा जाता है कि गांधी जी तो देवता थे, सब उनका कहना मानते थे, सब करते थे। नेहरू के प्रति लोगों के मन में प्रेम था। गांधी को एक बात समझ जरूर थी कि गांधी और नेहरू दोनों को सांप्रदायिक लोग हेट करते थे। मेरा ख्याल है गांधी को ज़्यादा हेट करते थे, क्योंकि गांधी रियल दुश्मन सांप्रदायिकता का गांधी थे, क्योंकि वो हिंदू भी थे। और ये आश्चर्य नहीं है कि कभी आपने इस चीज़ पर गौर किया कि गांधी को किसी एंटी सेकुलर ने नेहरू को नहीं मारा, नेहरू नहीं मारे गए, क्योंकि सेकुलरिज्म का विरोध तो नेहरू करते थे, सेकुलरिज्म तो नेहरू करते थे। सेकुलरिज्म गांधी तो न सोशलिज्म का नाम लेते थे और न सेकुलरिज्म का नाम लेते थे। तो ये लोग पहचानते थे कि असल सेकुलर और असल सोशलिज्म ये जो है वो कौन आदमी किस खतरा किससे है, वो उन्होंने गांधी को मारा। गांधी तो एक तरीके से पूजे जाते थे, नेहरू पूजे नहीं जाते थे। नेहरू के प्रति
नेहरू का विरोध भी बहुत था, सांप्रदायिक लोग बहुत करते थे, लेकिन नेहरू जमीनी आदमी थे, राजनीति के आदमी थे, पार्टी के आदमी थे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले आदमी थे। गांधी ने कभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वगैरह के बारे में नहीं बात की, लेकिन नेहरू ये समझते थे कि नेता हमारे गांधी और नेहरू के कुछ गुण ये हैं कि एक तो नेहरू परिवार के लोगों को और नेहरू जी को कभी पब्लिकली रोते किसी ने नहीं देखा। सिर्फ एक बार जब वो संगम में गांधी की अस्थियां विसर्जित कर रहे थे तब उनको चेहरे पर रोना आया है, और कभी ऐसे रोते होते नहीं देखा गया नेहरू को। नेहरू ने हमेशा कहा कि आई एम फॉन्ड ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ। जो उनके संबंध से मेरे ख्याल से वो जो जिनका नाम लिया जाता है एडविना का, पद्मजा नायडू से उन्होंने कहा कि पहली उनका है सबका, नेहरू इस मामले में खुले संबंधों का आदमी थे। और भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की समझ बहुत गहरी थी, और कभी कभी वो इस रूप में प्रकट होती थी कि वो बताते थे कि मेरे जो बहनोई हैं आर.एस. पंडित, उन्होंने कल्हड़ की रात तरंगड़ी का अनुवाद किया है अंग्रेजी में। उनके समय में जो लोगों का चीज़ों का नामकरण किया गया है, वो कभी अनुवाद की तो लोग बड़ी वो करते हैं, लेकिन जो नए नए नाम दिए गए हैं कभी कभी मैं देखता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है। जैसे लोकसभा, कितना बढ़िया नाम है। सभापति, लोकसभा, विधानसभा अध्यक्ष, गणतंत्र, सत्यमेव जयते। और ये जो नारे ऐसे ऐसे, अब रिजर्व बैंक के सामने यक्ष की मूर्ति रखना, एक तरह से देखिए जो भारतीय संस्कृति है उस भारतीय संस्कृति के काशन करना, आर्मी काशन हिंदी में करना, तो ये नेहरू के समय में जो ये सब परिवर्तन हुए हैं, ये नाम आप देखिए, इंस्टीट्यूशंस के नाम बदलना, नाम देना करना, अध्यक्ष, ये कार्यक्रम, ये आपका जो परिवार नियोजन, ये प्राणी योजना आयोग, ये लोग क्या कहते हैं कि कितना बदला गया, कितना कितना संस्कृत और कितना हिंदी का एकदम से बदल दिया गया है सारा। कैबिनेट मंत्रियों के नाम, विभागों के नाम, रक्षा मंत्रालय, ये लोग बातें करते हैं भाजपा के लोग कि ये तो संस्कृत और सबको चौपट करके रख देते हैं लोग। तो जो अकादमिक संस्थाओं, अकादमिक संस्थाएं किसी है, अकादमिक संस्थाएं, साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, और इस तरीके से कितना सब किया गया। एक और ये, एक और वो कौन थी, वो साउथ वाली है ना, बड़ी मशहूर गायिका, जिसका यूनाइटेड नेशन में गाना हुआ था, लता जी, लता मंगेशकर नहीं, लता मंगेशकर ने बिल्कुल सही, साउथ इंडियन गाना है, सुब्बा राव। तो सुब्बा राव का गायन हुआ तो नेहरू जी गए अपना वहाँ सुनने,
तो वहां से जब निकले तो वो लोगों ने पूछा नेहरू जी से। अब नेहरू जी वहां सुनने जाते थे, फैज अहमद फैज आते थे, तो नेहरू जी के यहाँ मुशायरा जरूर होता था। फराक साहब से तो असली पटरी थी। और ये तो आप जानते हो कि नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर हुए तो पहला खत उन्होंने जो लिखा है वो साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी कृष्णा को लिखा कि निराला को हर महीने पैसा दिया जाए। और जब बालकृष्ण शर्मा नवीन हुए, ये लोग हुए, मैथिली बुद्ध हुए, फैज अहमद फैज हुए, जोश मलिहाबादी हुए, ये सब साउथ वाले भी सब नेहरू जी के पर्सनल मित्र थे। और सब वहाँ आते ऐसे साहित्य से, संस्कृति से, इन सब से बहुत गहरा संबंध था नेहरू का। अभी संगीत अकादमी जब खुली है तो अकादमी के नाम पर कितनी बहस हुई है कि नाम इसका क्या रखा जाए। तो फ्रेंच अकादमी के नाम पर इसका नाम रखा गया, किया गया। इतिहास से जुड़ी सारी समस्याएं, इतिहास से जुड़ी सारी समस्याएं। इतिहास के बारे में नेहरू तो हिस्ट्री का बहुत, इतिहास का उनको बहुत ये था, बहुत काफी था। और नवीन जी के मित्र थे वो, किन लोगों तो उनका जो सांस्कृतिक व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू का वो बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है। और ये केवल हिंदी के लिए ही नहीं, केवल उर्दू के लिए नहीं, उनको पूरे देश को देखना होता था, ये करना होता था, ऐसे तो जोश साहब के साथ कुछ जोश मलिहाबादी के जोश साथ से पटरी उनकी बहुत बैठती थी। लेकिन जोश जब पाकिस्तान चले गए तो उनको लगा, जोश का तो ये है, जोश ने लिखा है अपनी आप बीती में, कभी कभी कुछ बड़ी मैंने कुछ जरूर से ज्यादा अनौपचारिक हो गए हैं जोश। नेहरू के यहाँ आना जाना उनका था, काफी आना जाना था। तो एक बार अब उसको कैसे कहा जाए, लेकिन जोश ने लिखा है, लिखा ये कि एक बार मैं गया नेहरू जी से मिलने, तो आ रहे थे नेहरू, लेकिन पता नहीं क्या लौट गए, देर हो गई उनको लौटने में। जोश ने बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा नाराज हुआ कि क्यों भाई हमको। तो जब वो आए नेहरू जी तो उन्होंने पूछा कि आप हमें देख रहे, आप लौट गए, इतनी देर हो गई। तो कहते नेहरू जी ने बड़े उससे कहा कि मुझे पेशाब लग गई थी। देख करके इधर से उधर चला गया था। तो जोश मलिहाबादी की शख्सियत ऐसी थी कि वो बहुत मुँह लगे से सबके बोल देते थे। इसी तरीके से उन्होंने उनके बारे में लिखा था कि गिरिजा शंकर वाजपेयी के बारे में लिखा था उन्होंने। वो गवर्नर हो गए थे, मैं ख्याल में नाम ठीक ही ले रहा हूँ, गिरिजा शंकर वाजपेयी का नाम था, मैं कुछ और नाम रहा हूँ, यही नाम थे। तो ये जोश उनसे मिलने गए तो सो रहे थे। तो इन्होंने कहा कि कह दीजिए उनसे कि जोश आए हैं तो बुरा नहीं मानेंगे। तो कहा कि उसने, उनके सेक्रेटरी ने कहा कि नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि कोई अगर ऐसा है तभी मना कर दीजिएगा, मैं सो रहा हूँ, उनसे मैं नहीं जा सकता। कल जोश बड़ी देर तो कहे, जब जगे तो इनसे भेंट हुई। तो उन्होंने पूछा कि जोश साहब कैसे इधर आना हुआ आपका? तो बोले कुछ नहीं, मैं वो नरगिस से मिलने आया था, वो नहीं मिली तो मैं आपके यहाँ चला आया। तो ये जोश मलिहाबादी ने अपनी किताब में ऐसी बहुत चीज़ें लिखी हैं जो बहुत तरीके से बहुत हुई है। ये ज़रूर एक फिराक साहब ने नेहरू के बारे में, फिराक साहब तो मोतीलाल नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी से बहुत दिनों तक रहते थे वहाँ। और तो कहते जब नेहरू इनको फिराक साहब को मिला था साहित्य व्यवहार, तो उन दिनों साहित्य व्यवहार यही दिया करते थे, नेहरू ही दिया करते, अध्यक्ष उसके वही थे।
तो उन्होंने इनको देखा, अरे आप इतने बड़े शायर हो गए, हमें पता ही नहीं चला, जवाहरलाल नेहरू ने कहा। तो फराग साहब लिखा कि एक बार मैं उनके यहाँ मिलने गया तो मैंने अपना नाम के भेज दिया, तो बड़ी देर हो गई और नेहरू जी ने बुलाए नहीं। तो मैं खींच के उठा और अंदर ही पहुंचा। मैंने कहा कि मैं तो कि आपकी जो चिट्ठी भेजी उसमें आपने अपने को आर सहाय लिखा है, रघुपत सहाय, तो मैं आर सहाय तो जानते नहीं था। आप कह देते या तो रघुपत सहाय लिख देते या फिराक लिख देते, तो ये रघुपत सहाय फराग साहब ने लिखा है अपना। राहुल जी एक बार इलाहाबाद में एक गोष्ठी हो रही थी, उसमें ये शायद नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर हुए थे या पहले की बात है, इलाहाबाद में मीटिंग हुई थी जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और राहुल जी गए थे तिब्बत की यात्रा करके आए थे। तो उसके संबंध में दो बातें हैं। एक शिव प्रसाद शर्मा से वहाँ के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में से, हिस्ट्री में उनका नाम लिया जाता है, प्रोफेसर के रूप में बहुत लिया जाता है। बहुत बड़े प्रोफेसर के रूप में नहीं, लेकिन हाँ बहुत दिन तक थे, उनके शागिर्द बहुत थे। तो उन्होंने राहुल जी का जब वक्तव्य खत्म हो गया तो राहुल जी के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो हैं टायरे बहुत हैं लेकिन कहीं था नहीं मिले इनको। तो बताते जवाहरलाल नेहरू ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि इसलिए था नहीं मिली है क्योंकि राहुल साहब कहते हैं कुएं में नहीं तैर रहे हैं आपकी तरह से, वो समुद्र में तैर रहे हैं। दूसरी बात से राहुल जी ने ये लिखा है कि ये कमाल की बात है कि नेहरू जी कभी कभी अपने पर्सनल फाइनेंशियल हेल्प करते थे, क्योंकि तनख्वाह उनकी 5,000 थी तो बहुत बचती नहीं थी। और नेहरू जी के मामले में ये था कि वो एक जगह लिखा है कि मथाई ने खुद लिखा है, जो बड़ा निंदक था उनका, कि इस मामले में कुछ पैसा वैसा हमने कहा कि और इसका ये लगा लीजिए, इसका ये मिल जाएगा, तो नेहरू बहुत डांटा का ऐसी बात मुझसे मत करना, मैं इधर से जितना है उतने लिखूंगा। बताते उनके मुश्किल से कभी 1 रुपया 2 रुपया बच जाता था, बाकी सब खर्च होता था नेहरू का। तो राहुल जी जा रहे थे तो राहुल जी को नेहरू ने हेल्प कैसे की, अपनी किताब प्रेजेंट की और उस किताब में 100 रुपए के 10 नोट अलग अलग रख दिए। ये नहीं दिया कि पैसे आपको दे, किताब दे दी, उसमें पैसे रख दिए। तो ये नेहरू का एक ह्यूमन रूप बड़ा अजीब है। बड़ा मशहूर है कि जब वो भाषण देने गए और कोई उनके बारे में बोल रहा था तो पकड़ के कहा ये क्या बदतमीजी है, मेरे सामने मेरी तारीफ। तो सुमंगल सिंह सुमन ने लिखा है कि एक बार उन्होंने बताया मुझे, एक बार मैं गया था, अजय तिवारी मेरे साथ था, तो हम दोनों गए उज्जैन उनके यहाँ। तो खैर सुमंगल सुमन जैसा आया थे, मिले, बड़े प्रेम से मिलते थे, तो ऐसा कोई आदमी नहीं मिलने वाला। और वो होली थी तो उन्होंने वो समोसा खिलाया, बढ़िया मीठा समोसा जो बनता है होली में खिलाया। तो वहाँ उनके ड्राइंग रूम में एक चिट लिखी थी कि जिंदगी इतनी खूबसूरत होनी चाहिए जितनी की कविता, और नीचे लिखा था जवाहरलाल नेहरू। तो हमने पूछा इसका क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक बार ये यहाँ दिल्ली में रामलीला मैदान में हिंदी कवि सम्मेलन होता है, अभी भी होता था। तो मैंने कविता सुनाई कि मुझको मेरा जवाहर दे दो। तो मिसेस पंडित आई थी सुनने, आती थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि चलिए आप एक कविता भाई को सुनाइए। तो ले गई मुझे नेहरू जी के पास। तो नेहरू जी ने डांटा विजय मित्र पंडित को, कहा कि कविता ऐसे सुनी जाती है तुम्हारी तरह से, कि ले आई कविता सुनाओ, पहले उनको बुलाओ, खाना खिलाओ और करो, इसके बाद कविता सुनी जाती है। तो दूसरे दिन इनको, अगले दिन फिर इनको बुलाया गया, तो कविता इन्होंने
मतलब ये कि तो पूछे कि फिर जब उनको खिलाया पिलाया तो उसकी कविता उन्होंने सुनाई। तो नेहरू जी ने पूछा कि क्या सचमुच आपको लगता है कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ अभी? मुझे इन्होंने नेहरू ने कहीं कह दिया था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो सुमंगल सुमन ने इसके विरोध में कविता लिखी कि कौन कहता है कि तुम बुढ़े हो गए। तो उनको अच्छा लगा होगा। तो ये सुमंगल सुमन ने बताया, तो उन्होंने लिख करके दिया। मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिया तो उन्होंने लिख करके दिया कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है जिसने की। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा आदमी इतना बड़ा नेता हो, तुम कल्पना करो, खुद इतना खूबसूरत हो, इतना लोकप्रिय हो। एक बार कोई, हमने पढ़ा है, मैं नाम नहीं भूल सकता, कोई विदेश की बड़ी मशहूर सुंदरी थी, उससे पूछा गया था तो उसने कहा था कि अब नेहरू उतार पर है लेकिन मैं नेहरू से शादी करना चाहती हूँ या कर सकती हूँ। तो नेहरू से पूछा गया तो नेहरू कहा कि नहीं, आई एम इन द स्पेल ऑफ 5 ईयर प्लान्स, अब मेरे शेड्यूल में शादी नहीं है, इसमें नहीं करना। तो ऐसा आदमी जो हो वो अपने इतना नॉर्मल आदमी रहे। आप नेहरू की पर्सनैलिटी में सबसे बड़ी बात यह है कि इतना मतलब बिल्कुल किसी तरीके से अपने बारे में कोई है कि मैं तो जवाहरलाल नेहरू हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो हूँ, कहीं कुछ नहीं। कोई आदमी जब जैसा चाहे उनसे मिल ले, जैसे सब थे उसे जवाहरलाल नेहरू थे इंडिया में, चाहे खाने पीने के मामले में, चाहे जीवन के मामले में, चाहे किसी मामले में अपने आप को किसी तरीके से उन्होंने एक ट्रू एक जो भारतीय जन होता है सामान्य, ये बहुत बड़ी शक्ति थी जवाहरलाल नेहरू में। और ये कहना कि नहीं मैं अच्छी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं और खाने पीने का जो कुछ शौक है, खाता पीता हूँ, बीमार हूँ, यानी आखिर में जब नेहरू का जो एक अजीब देखिए कि जो अंतिम समय है, जो अंतिम वाक्य है नेहरू के, जब बीमार पड़े और वो डॉक्टर्स को बुलाया गया, पहले जब वो भुवनेश्वर में बीमार पड़े हैं पहली बार, असल में चाइनीज जो चीन का आक्रमण हुआ उसने नेहरू को काफी हिला दिया था जी। बल्कि मुझे उनके उस भी घटना याद आती है कि जब चीन का हमला बॉम्ब जब ले लिया था उन्होंने, तो नेहरू बहुत परेशानी उसमें पैदा हुई, तो लोहिया जी तो खूब नेहरू विरोध कर रहे थे। तो उन दिनों उन्होंने रेडियो से एक टाक प्रसारित की थी नेहरू ने, बल्कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि वो करते था कि अंग्रेजी वाला जो था वो पहले बोल लेते थे और उसका ट्रांसलेशन वो खुद करते थे, एक्सम्पोर्ट ट्रांसलेट करके बोलते थे। और मेरे ख्याल से वो अंग्रेजी वाला भी तो वही से बोलते थे वो। तो उसमें एक शब्द आया था चाइना के लिए, जिस अनस्क्रूपुलस कंट्री, दिस अनस्क्रूपुलस नेशन, या कंट्री जो कुछ कहा उन्होंने, दिस अनस्क्रूपुलस कंट्री। तो उसका जब हिंदी में बोलने के तो आधे 2 सेकंड रुके नेहरू उसका अनुमान करने में, फिर एकदम कहा बेशर्म मुल्क। अच्छा, एकदम का बेशर्म, बहुत बढ़िया अनुवाद है, एकदम तो ठीक अनुवाद है उसका, बेशर्म मुल्क। तो ये कि इतना, और आखिरी समय तक में आप ये देखिए कि जब वो अंतिम बीमारी में जब डॉक्टर आए तो उन्होंने मेरे ख्याल से मरने के पहले उनका जो अंतिम वाक्य था बोला हुआ यही था
डॉक्टर की देखिए आज फिर हमने आपको तकलीफ दी। इसके बाद वो चले गए। तो बहुत प्यार किया नेहरू ने भारत को, भारत ने बहुत प्यार किया उनको। अब उसके बाद इतने अच्छे आदमी का इतना सांप्रदायिक ताकतों द्वारा इतना क्रिटिसाइज होना स्वाभाविक लगता है। ये कैसे हो सकता है कि सांप्रदायिक शक्तियां और मोदी साहब वो नेहरू को क्रिटिसाइज न करें, तो क्या करेंगे? हाँ, कभी कभी नेहरू में गलतियां न निकाली जाए तरह तरह की। होता ये है कि जहाँ ये लोग आजकल सत्ता लोग बैठते हैं वो नेहरू की बुराई करते हैं, वहाँ जो बाहर के लोग आते हैं वो अब भी नेहरू 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 करते हैं, तो नेहरू को परेशान। अब वो आप इतिहास को आप बदल तो नहीं सकते, उससे लर्न कर सकते हैं। तो वो लर्न करने की शक्ति ही नहीं है, केवल इनको नेहरू को अनलर्न करना चाहते हैं या अनलर्न भी नहीं करना चाहते, उनको धूमिल करना चाहते। तो ऐसा कैसे संभव है? भारत के जैसा नेता होना चाहिए, वैसा नेता मिला, और नेहरू को जैसी जनता मिलनी चाहिए वैसी जनता उनके मिली। ये इतिहास का एक अखंड सत्य है। मैं सोचता हूँ कि ये गांधी को तो पूजते थे लोग, ये समझते थे गांधी जी हमसे ऊपर हैं कोई, लेकिन नेहरू को कोई हमारे यहाँ अच्छी तरीके से कि नेहरू को कभी कभी लोग क्रिटिसाइज सामने कर देते थे, कभी कभी अभद्र भाषा में क्रिटिसाइज करते थे पार्लियामेंट में, खासतौर पर कभी साव लोग हर तरह के लोग करते थे। बीएचयू में एक बार जवाहरलाल नेहरू गए थे तो वो आदत थी जब लड़के शोर मचाते थे तो वो कूद पड़ते थे लड़कों के बीच में। तो मेरे आंख के सामने एक बात है कि वो लड़के हल्ला मचा रहे थे, वो साउथ इंडिया के लड़के थे, ये हिंदी बोल रहे थे और लड़के अंग्रेजी कह रहे थे। तो उसी में कुछ शोर शराबा किया तो वो नेहरू जी बीच में कूद पड़ किसी लड़के को पकड़ के खींचने लगे, यानी फिजिकली नेहरू पकड़ करके किसी लड़के को उधर बैठा उधर बना। तो एक लड़के ने कहा इनसे कि विल यू बिहेव? नेहरू से कहा उस लड़के ने अरे विल यू बिहेव मतलब कि तमीज से बात कीजिए। तो ये हमने अपने सामने कई बार देखा है, नेहरू जी को देखा, ये सब याद है, स्मरण याद है किस रूप में कैसे देखा उनको। 1954 का जब कुंभ की ट्रेजेडी हुई थी तो मैं कुंभ में था, तो मुझे नहीं पता था कि ट्रेजेडी हो गई। तो नेहरू जीप पर जा रहे थे, कुंभ की ट्रेजेडी हो सुने, चेहरा उनका बिल्कुल जगह जगह पिचका हुआ था, उतरा हुआ था। अब मैं समझ था उसमें तो खुशी मगन रहते थे, लेकिन जब वो कुंभ की ट्रेजेडी हो रही तो वो मुझे उनकी शक्ल याद है। और नैनीताल में जब मैं था तो नैनीताल में गए थे तो चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज में थे तो एक प्रोटोकॉल में था कि जब वहाँ से जाएं तो हम लोग खड़े हो जाएं वहाँ। तो देखा बड़े खुश थे, एक लड़की थी वो उनको माला वाला पहना कहा तो उसको नेहरू जी ने मारा उसको, तो उसको उसने समझा कि मारे और रोने लगी तो जोर से चाटा पड़ गया। कई रूपों में नेहरू को देखा, सुंदर। आज़ादी के पहले सन 46 में 45 में घोर RSS में था, बलरामपुर में बेट्स पार्क में नेहरू की भाषण हुआ था, उसमें मैंने देखा था। पतले से थे, अच्छे तेज चलते थे, और नेहरू की चाल बड़ी अकल की चाल थी, बड़ी ये देखा होगा। वाजपेयी जी ने एक उनके बाद भाषण दिया था संसद में, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी ने। अरे बाप रे बाप, कविता है वो उस भाषण ने मेरी निगाह में वाजपेयी को इतना ऊंचा उठा दिया। वाह वाह वाह, वैसा भाषण जो आदमी दे सकता था वो बड़ा आदमी था। क्या भाषण है वो तो शायद वो अटल बिहारी वाजपेयी की बेस्ट कविता है। वो भाषण हमने सुना है और
असल में इसीलिए तो अब कोई अटल बिहारी वाजपेयी का नाम ले लेता भाजपा वाला, आरएसएस वाला, कि वाजपेयी तो निर्यायी थे। और वो रिश्ते में भी वो ये था कि वो जो राजकुमारी कौल हैं वो रिश्ते में नेहरू की कुछ पलती थी और बड़ी अच्छी थी राजकुमारी कौल। मैंने राजकुमारी कौल को देखा, खूब मेरा राजकुमारी कौल मुझे बहुत मानती थी, मिसेस कौल उसका वो जहाँ देखती थी वहाँ बुलाती थी। और वो कारण उसका ये था कि वो बलरामपुर की थी। उनकी शादी जो है वो बलरामपुर में मिस्टर कौल से हुई थी। तो मिस्टर कौल जो थे वो बिल्कुल मेरी ससुराल में, मेरे ससुराल के बगल के थे। और यहाँ वो मिस्टर कौल साइकोलॉजी में प्रोफेसर थे, उनकी बीवी थी। तो मैं किरोड़ी मिल कॉलेज में था और वो वहाँ थी। तो वो परिचय जब हुआ तो ये पता चला कि अरे ये तो भी बलरामपुर के, भी बलरामपुर के है। 1900, अभी डेट बता दूंगा मैं आपको, 1976 25 दिसंबर शाम को 7 बजे की बात है। मैं गया था उदयभान सिंह का लड़का, डॉक्टर उदयभान सिंह का बीमार था, उसको देखने। तो मिसेस कौल मिली, तो बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि चलो मेरे साथ चलो। कहा अटल जी यहाँ है, डॉर्मिटरी में है, 4th फ्लोर पर, तो आज उनका जन्मदिन है, चलो। मैंने कहा कि मैं CPI का आदमी हूँ। कहाँ का? चलो चलो तुम चलो चलो चलो। ले गई मुझे वहाँ, वाजपेयी जी मिले, लुंगी पहने, वो जो एक रंगीन वेस्ट कट सदरी पहने, रोब में बैठे थे। और मेरे ख्याल से वो मिसेस कौल की लड़की को, एक लड़की छोटी, उसको खिला रहे थे। गया, मुझे इन्होंने बताया कि ये विश्वनाथ त्रिपाठी हैं, बलरामपुर के हैं, तो ये आपके विरोधी पार्टी के। तो मैंने कहा अटल जी से कि मैं मिला हूँ आपसे, मैं जेल में जब था 3 महीने तक लखनऊ सेंट्रल जेल में, तो आप, जब मैं रिलीज हुआ था तो आप आए थे। कहा हाँ 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 यार, फूल गए हो तुम, मैंने मोटे हो गए हो। बैठो बैठो बैठो, थोड़ी देर में रह के फिर मैंने पूछा उनसे कि आप कैसे हैं, स्वास्थ्य कैसा? तो हंसे, बोले बाहर यही लोग कह रहे हैं ना कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने कहा हाँ, कैसे रहे लोग? तो बोले कि मुझे वो क्या, किसी का ऑपरेशन हुआ है मेरा, तो इंदिरा जी ने खुद आदमी अपना भेजा था, उसकी देख रेख में मेरा ऑपरेशन हुआ है। और हर हफ्ते आदमी आता है, खबर ले जाता है। हमने पूछा कब से हैं आप यहाँ? बोले शताब्दियाँ गुजर गई साहब। ऐसे बोले शताब्दियाँ गुजर गई साहब। इतनी बात हुई तरीके से कई बार हुआ, लेकिन फिर जब वो छूट के आए तो फिर वो तो बड़े आदमी हो गए। उसके बाद तो फिर मैंने आमने सामने देखा देखी हुई कई बार, लेकिन कोई लपक के मिला नहीं उनसे। और वाजपेयी जी उतने सरल नहीं थे। जितने दिखाई पड़ते थे उतने सरल नहीं थे वो। पता नहीं, मुझे शक होता है कि वो मिसेस कौल मुझे लेकर के गई, उनको अच्छा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगता है। मिसेस कौल बहुत अच्छी थी, यानी बहुत सुंदरी नहीं थी, लेकिन रूपवती थी, अच्छी थी, और पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी थी, शायद बहुत अच्छी। रास्ते भर मुझसे कहती गई कि मेरा संबंध अटल जी से बिल्कुल भाई बहन का है, भाई बहन का है। तो मैं मन ही मन हंसने लगा, हंसा, उनसे कुछ कहा नहीं मैंने। उनका क्या जवाब देता? उन्होंने कहा ये, मैं समझ गया कि ये सभी कहते हैं भाई बहन तो होते हैं। हाँ ठीक है, भाई बहन तो होते हैं हम लोगों के। अब वो नहीं उतना रह गया है, बिखर गया है। शांताराम की लाइफ पर कोई किताब नहीं है,
हमको दिखी नहीं है। देखिए। अगर हमको वो दिखेगी तो मैं बताऊंगा, दिखाएगा। मैं लाऊंगा आपके लिए, अगर दिखेगी। हम्म। मैं सर्च करता हूँ, क्योंकि सिनेमा उनेमा की किताबें हमको रखनी हाँ, पड़ती है ना। क्योंकि पता लगा कि क्योंकि शांताराम बड़ी तगड़ी पर्सनैलिटी है। मैं दिखेगी दो तो मैं आंखें लाऊंगा। 12 हाथ, हैं? 2 आंखें 12 अरे हाथ। उसके पहले का जो है शांताराम का वो पड़ोसी और मैं अबला नहीं हूँ, अछूत कन्या, उस सब यस, शांताराम का है। वो पूरा दौर ही सर जो है। और बहुत, और शांताराम की फिल्म में काम करना, बड़े से बड़े एक्टर जो है वो अपना गौरव समझते थे। वो 200-250 देता था, नहीं देता था किसी को, लेकिन वो मैं लाइब्रेरी में देखूंगा, हाँ, तो होगी तो मैं लाऊंगा। और वो मराठी कल्चर से जुड़ा हुआ था एकदम से। जवाहरलाल नेहरू पहली जो उसने पिक्चर बनाई थी डॉक्टर कोटनेस की अमर कहानी, जी जी। तो जवाहरलाल नेहरू के भाषण सुन करके बनाई थी, उसमें बेस बनी थी। तो वो चाइना में एक इंडियन कोई डॉक्टर था, वो चाइना में गया था हेल्प करने, जापान चाइना की लड़ाई में। जो चाइना का नेशनलिस्ट स्ट्रगल था, उसके हेल्प के लिए इंडिया का एक डॉक्टर गया था वहाँ, उस हेल्प में, वो नेहरू जी का भाषण सुन करके। तो वहाँ उसने चाइनीज से शादी की थी और वही उसकी डेथ हो गई थी। उसी स्टोरी पर शांताराम ने फिल्म बनाई थी, उसका नाम था डॉक्टर कोटनेस। तो इस मामले में बड़ा एक्सपेरिमेंटिस्ट था शांताराम, कि उधर घटनाएं हुई, उधर उस पर फिल्म उसने बना दिया। तो नेहरू से शांताराम ने कहा कि इसका आप लोकार्पण कीजिए, उन्होंने मना कर दिया। क्यों? कहा कि मार्केटिंग कर रहे हैं आप, मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वो उस समय की मॉरलिटी ऐसी जवाहरलाल नेहरू की, जैसे वो शंकर के कार्टून का मामला था। हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने शायद मना कर दिया था। क्योंकि आप मेरे विरोध में के भी कार्टून होंगे तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, ये कहा, लेकिन मार्केटिंग के लिए मैंने, उसमें उनको ये था। तो बाद में फिर ये नेहरू जो थे, ये देविका रानी के फैन थे। तो बहुत पहले ये अछूत कन्या उन्हें दे करके नेहरू एक बार गए, तो देविका रानी से मिलना चाहा, तो देविका रानी मिली नहीं थी, ये कोई जल्दबाजी में कहीं नहीं थी। तो बाद में फिर तो उनको जो एकेडमी अवार्ड दिया तो नेहरू ने दिया फिर उनको। तो ये बड़ा अजीब किस्सा है कि नेहरू ने, अब उन दोनों की चूंकि मार्केटिंग करेंगे इसकी, इसलिए मैं नहीं इसको याद करूँगा। यहाँ से शुरू हुआ था स्वतंत्रता आंदोलन। नेहरू पर और भी लिखा जाना चाहिए। जी जी जी। तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने जो हमला किया, हाँ, या हमला कर रहे हैं, हाँ, उससे नेहरू को फिर एक बार हाँ, जो है वो हो गया है। हाँ, हाँ, हो गया। हाँ, अमर उद्भावना ने अंक निकाला, हाँ, 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 मधुमती का एक अंक निकला, हाँ, कई किताबें इधर नेहरू के नए तरीके से मतलब आई नेहरू हैं। पर आई हैं। हाँ, हाँ, हाँ। नेहरू को एक बार फिर से लोग, हाँ, नहीं, बहुत इस बीच में कई लेख, अशोक कुमार पांडे कौन है, बड़ा बढ़िया बोलता है, हाँ, और एक वो पुरुषोत्तम अग्रवाल का है। हाँ, अच्छा, बाई चांस मैंने इस बार वो अखिलेश को नेहरू पर भेज दिया, पता नहीं क्यों, हाँ। वही तो सुनकर मन में आया। अभी वो और एक नहीं है इतिहास का विद्यार्थी सुगनीत कौशिक, हाँ, 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 वो इतिहास पर और हिंदी पे दोनों दो उस पे लिखता है खूब बढ़िया। हाँ, 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 तो उसने और रमाशंकर ने मिलके एक संपादित की किताब, अच्छा, नेहरू का भारत, नेहरू का भारत, नेहरू का भारत, संवाद प्रकाशन ने छापी है। वाह। और वो पीयूष बबेले हाँ। की किताब है, उसके तो 10 संस्करण आ चुके हैं 3 साल में। वाह वाह वाह, नेहरू पर किताब है। तो इधर खूब जो है नेहरू, अच्छा है ये, अच्छा काम। अच्छा। लेकिन जैसे सर बलराज साहनी ने लिखा है ना नेहरू के बारे में, किसने? बलराज साहनी ने,
जब मुक्तिबोध का एक छोटा सा निबंध है कितना नेहरू पर। दून घाटी में नेहरू। हाँ, दून घाटी में नेहरू, इसके अलावा मुक्तिबोध तो अंतिम बेहोशी में नेहरू को याद करते हैं। ठीक है। हाँ, थक गए हैं आप। मैं भी थक गया हूँ, बस।